कहते हैं ना, जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो इंसान एक चुप सवाल बन जाता है और कभी कभी उसी सवाल का जवाब किसी दूसरे इंसान को मिल जाता है। वाराणसी के घाटों से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी। शाम होते ही वहां एक अजीब सी उदासी छा जाती थी। इस हवेली को कभी सुरों की हवेली कहते थे, लेकिन अब इसकी दीवारों पर दरारें थीं और अंदर एक गहरी शांति थी। इसी हवेली की रसोई में 22 साल की रेशमा लकड़ी की आग पर चाय बना रही थी। उसके हाथों पर जलने के निशान थे, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती थी। रेशमा का बचपन बहुत खुशहाल था। उसके पिता एक अच्छे तबला बजाने वाले थे। उनकी थाप पर पूरा मोहल्ला नाच उठता था। उनके मरने के बाद परिवार पर कर्ज का बोझ आ गया। बड़ा भाई मोहन, जिसे संगीत पसंद नहीं था, घर चलाने के लिए मजदूरी करने लगा, पर उसके अंदर का गुस्सा और परेशानी शराब पीने से और बढ़ गई। रेशमा ने अपने पिता की सबसे खास चीजें, एक पुरानी टूटी शहनाई और एक हारमोनियम, को संभाल कर रखा था। वह अक्सर रात को जब सब सो जाते थे, छत पर बैठकर हारमोनियम की कुंजियों पर अपनी उंगलियां चलाती थीं। एक रात जब हवा में गंगा की महक और फूलों की खुशबू थी, रेशमा हारमोनियम पर एक बहुत पुरानी धुन बजा रही थी। वह गाना नहीं गा रही थी, बस धीरे धीरे गुनगुना रही थी। उसका दिल, जो दिन भर की थकान और भाई के गुस्से से दुखी था, उस धुन में अपनी आजादी खोज रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक गहरा दर्द और एक अजीब सी मिठास थी, जैसे कोई चिड़िया घायल होकर भी गा रही हो। उसी रात शहर से दूर एक अनजान लड़का, रोहन, अपनी कार में बैठा शहर की लाइट्स देख रहा था। रोहन मुंबई का एक बड़ा संगीत बनाने वाला था। वह अपनी दिखावटी जिंदगी से तंग आकर यहां आया था। उसका दिल अब गानों से ऊब गया था। तभी उसके कानों में एक अजीब सी धुन पड़ी। यह कोई फिल्मी गाना नहीं था, न ही कोई रिकॉर्डिंग। यह आवाज कच्ची थी, पर इतनी दिल को छूने वाली थी कि उसे अपनी कार से उतरना पड़ा। वह आवाज की तरफ चलने लगा और घाट के पास उस पुरानी हवेली की छत पर एक धुंधली परछाई दिखी। अगले दिन सुबह सुबह रोहन अपनी कार से उतरकर उसी हवेली के पास रुका। उसने देखा कि हवेली के बाहर चाय की एक छोटी सी दुकान लगी थी, जिसे एक लड़की चला रही थी। रोहन ने चाय मांगी। रेशमा ने शांत होकर उसे एक कुल्हड़ में चाय दी। रोहन ने उसकी तरफ देखा, पर उसे वह रात वाली लड़की नहीं लगी। चाय पीते हुए उसने पूछा, क्या यहां कोई गाने बजाने वाला है? रेशमा ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, सब जानते हैं, लेकिन कोई करता नहीं। यह जवाब रोहन को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, कल रात यहां किसी की आवाज सुनी थी, बहुत अच्छी थी। रेशमा ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वह समझ गई थी कि रोहन किसकी बात कर रहा है। वह अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। कुछ दिनों तक रोहन रोज उसी दुकान पर आता रहा। कभी वह संगीत बनाने की बात करता, तो कभी गाने के बोल की। वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह लड़की ही वह आवाज है। रेशमा उसे कुछ नहीं बताती थी, पर उसकी बातों में उसे अपने पिता की दुनिया की झलक मिलती थी। एक दिन रोहन ने कहा, आपकी आवाज में एक अजीब सा दर्द है, जैसे आपने बहुत कुछ सहा है। रेशमा ने पलट कर देखा। उस दिन उसे लगा कि यह आदमी उसकी सिर्फ आवाज नहीं, उसकी खामोशी भी सुन सकता है। एक शाम रोहन ने रेशमा से कहा, मैं यहाँ एक छोटी फिल्म के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, जहां मुझे बनारस के पुराने संगीत को रिकॉर्ड करना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रेशमा ने मना कर दिया, साहब मेरे पास इतना समय नहीं, मुझे परिवार का ख्याल रखना है। रोहन ने जवाब दिया, समय तो सबके पास होता है, बस सबसे जरूरी काम अलग होते हैं। शायद तुम्हारा सबसे जरूरी काम अपना सपना खुद से दूर रखना है। यह बात रेशमा के दिल पर लगी। उसी रात जब भाई मोहन नशे में धुत होकर घर आया, उसने रेशमा से कहा, यह हारमोनियम और शहनाई बेच देते हैं, इससे घर का कर्ज कुछ कम हो जाएगा। रेशमा ने पहली बार पलटकर जवाब दिया, आप सब कुछ बेच सकते हो, लेकिन मेरे पिता की मेहनत और मेरा आत्मसम्मान नहीं। मोहन ने हाथ उठाया, पर रेशमा ने हिम्मत से उसका हाथ रोक लिया। जिस दिन मैंने अपनी कमाई से घर चलाना शुरू किया था, उसी दिन से मैंने अपना आत्मसम्मान चुन लिया था। मोहन चुप हो गया। उसकी आंखों में हैरानी और बेबसी थी। अगले दिन रेशमा ने रोहन से कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, एक शर्त पर। मैं सिर्फ वही गाऊंगी जो मेरे दिल में है। रोहन ने सिर हिलाया। उसने एक छोटा सा माइक और रिकॉर्डिंग डिवाइस लिया और वे दोनों एक शांत घाट पर गए। रेशमा ने हारमोनियम छेड़ा और एक लोकगीत शुरू किया। यह कोई फिल्मी गाना नहीं था, यह मिट्टी और दर्द की आवाज थी। रोहन ने रिकॉर्डिंग शुरू की। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह समझ गया था कि असली संगीत स्टूडियो में नहीं,
जिंदगी के संघर्ष में पाया जाता है। कुछ दिनों बाद शहर में एक बर्थडे संगीत का कार्यक्रम था। रोहन ने रेशमा से कहा, तुम वहां गाने का मौका लो। तुम्हारी आवाज में वो बात है जो सालों से लोगों ने नहीं सुनी। रेशमा डर गई। उसने कहा, लोग क्या कहेंगे? एक चाय वाली स्टेज पर मेरा भाई मुझे मार डालेगा। रोहन ने कहा, लोगों की सोच पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, पर अपने जीवन पर तो है। दुनिया डरपोक लोगों की कहानी नहीं लिखती, वह उन लोगों की कहानी लिखती है जो हिम्मत करते हैं। रेशमा ने फैसला कर लिया। उसने अपने अंदर की टूटी हुई धुन को पूरा करने की ठानी। कार्यक्रम के दिन वह अपने पुराने सूती कुर्ते में डरते डरते स्टेज पर पहुंची। सामने हजारों की भीड़ थी और कुछ जाने माने संगीतकार भी। उसका भाई मोहन भी वहीं था, जो उसे ढूंढता हुआ आया था। वह गुस्से से चिल्लाया, रेशमा, कहां जा रही है? रेशमा ने पहली बार उसे अनदेखा किया। उसने हारमोनियम को ठीक किया, आंखें बंद की और गाना शुरू किया। उसकी आवाज में वो दर्द था जो उसने पिता के मरने पर महसूस किया था। वो संघर्ष था जो उसने हर दिन सहा था, और वो आशा थी जो उसने कभी नहीं छोड़ी थी। पूरा हॉल शांत हो गया। हर कोई उसकी आवाज में खो गया। जब उसने गाना खत्म किया तो पहले तो एक गहरा सन्नाटा था, फिर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मोहन वहीं खड़ा एक शब्द नहीं बोल पाया। उसे अपनी बहन की पहचान हो रही थी। रोहन ने स्टेज के किनारे से मुस्कुराते हुए उसे देखा। उस दिन रेशमा ने कोई बड़ा काम का समझौता नहीं जीता, पर उसने अपने दिल की धुन को पूरा किया था और लाखों लोगों के दिलों को छुआ था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रोहन ने रेशमा के साथ मिलकर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला। यह कोई बड़ा स्टूडियो नहीं था, यह हवेली में ही एक छोटा सा कमरा था। वहां वे बनारस के लोक संगीत को रिकॉर्ड करने लगे। रेशमा अब सिर्फ गाना नहीं गाती थी, वह दूसरी अच्छी आवाज वाले लोगों को भी ढूंढती थी और उन्हें मौका देती थी। रोहन अब सिर्फ निर्माता नहीं था, वह रेशमा का सबसे बड़ा हौसला बढ़ाने वाला था। एक दिन रोहन ने रेशमा से कहा, तुम्हारी आवाज ने मेरी बिखरी हुई धुन को जोड़ दिया। क्या तुम मेरी जिंदगी में भी एक धुन बन सकती हो? रेशमा मुस्कुराई। उसने कहा, मैं आपकी धुन तभी बनूंगी जब आप मेरी धुन को सम्मान देंगे। हमारा रिश्ता बराबरी का होगा, न कि कोई एहसान। रोहन ने हाँ भरी। कुछ महीनों बाद रेशमा और रोहन ने शादी कर ली। यह कोई बहुत बड़ी शादी नहीं थी, बस एक साधारण, दिल को छूने वाला समारोह था। वह अब किसी की मजबूर बेटी या बहन नहीं थी, बल्कि एक आत्मसम्मान की रानी थी। उसकी आवाज जो कभी एक चुप सवाल थी, अब लाखों लोगों के लिए एक खूबसूरत जवाब बन चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रेशमा और रोहन की नहीं है। ये उन सभी सपनों की कहानी है जो अंधेरे में छुप जाते हैं। ये उन सभी रिश्तों की कहानी है जो स्वार्थ से नहीं, बल्कि इज्जत और सम्मान से बनते हैं। क्या आपने कभी अपने किसी सपने को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि दुनिया या आपके अपनों ने उसे समझा नहीं? अगर आप रेशमा की जगह होते तो क्या आप हिम्मत कर पाते? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।